नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वितान के अध्याय 4 का भाग 1 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम भारतीय कलाएं। शुरू करें बच्चों। पाठ का सारांश। बच्चों, कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिड़िया की चहचहाट को गायक स्वरों में सजाता है, तो नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। कभी चित्रों में, तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में, तो कभी संगीत में। यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चल रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है, अर्थात त्योहार उत्सव बहुत मनाते हैं। विविधता हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह है, पूजा तथा खेतीबाड़ी से जुड़ी है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है। शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से था। बाद में चलकर इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा, तो ये व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत तथा नृत्य कलाएं
राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधी। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही है। लोक अर्थात सामान्य जन, आम जनता। चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला, ये सब आज भी आम जन से जुड़ी हुई है। चित्रकला। बच्चों, चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे आसपास भाषा नहीं थी, तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। प्रागैतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। एलोरा और अजंता की गुफाएं अपनी कलाकृतियों के लिए विख्यात है। 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। अर्थात गुप्त राजाओं के समय कलाओं ने बहुत विकास किया। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गई थी। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाग और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की है।
अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक है कि वे आज तक कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया। सातवीं आठवीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती है। यहां त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे दो प्रकार के हैं। एक स्थायी, जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किए जाते हैं। इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध है। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक होती है। अस्थायी कलाओं में कोहबर, एपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफी प्रचलित है। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपने इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु लोक कलाओं की बहुत मांग है। वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपण कहते हैं, उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सत्तिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा और दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये सब रंगोली के विभिन्न नाम हैं, जिन्हें देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में मांडने दीपावली पर, शादी विवाह में,
या किसी उत्सव पर बनाए जाते हैं। संगीत कला। बच्चों, भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। विद्वान लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। इस समय में 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है। एक मार्गी और दूसरा देशी। बच्चों, मार्गी संगीत धार्मिक समारोह से जुड़ा था और यह नियम और अनुशासन में बंधा था। अर्थात इसको गाने बजाने के कुछ विशिष्ट नियम थे जिनका पालन संगीतकार को करना होता था। दूसरा है देशी। यह लोक से जुड़ा था। देशी संगीत लोक रुचि के अनुसार समूह में गाया जाता था। इसके कोई नियम नहीं थे। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबद्ध है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय भैरव राग, मेघ राग का संबंध भी सुबह से है, दीपक और सिर राग का संबंध दोपहर से है, तो कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। वीणा, जल तरंग, रवाब, दो तार या बांसुरी सुनकर हम इस बात को समझ सकते हैं। बच्चों, ये अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र है जिनसे संगीत निकाला जाता है। इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली है। अर्थात सभी प्राकृतिक चीजों से बने हैं। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। बच्चों, पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाक से गाना पसंद करते थे। संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव था। यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे धीरे नियमों से बंधा। इसका भी शास्त्र लिखा गया। संगीत भी लोक से जुड़ा था। इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। बच्चों, हमारे देश में हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है।
नृत्य कला। भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भारतीय नृत्य कला का नियमों का पालन करते हैं, जिसका आधार है अभिनय। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ही रहा है। नाट्यशास्त्र में नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप हैं। नृत्य यानी अभिनय, इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है। नृत्य में भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण है। भारत लोक नृत्यों से समृद्ध रहा है। हर राज्य के अलग अलग समुदायों की अपनी नृत्य कलाएं रही है, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। जीवन में जितने अनुष्ठान है, उन सब से नृत्य कलाओं का भी संबंध है। जैसे जन्मोत्सव, शादी विवाह, त्योहार, उत्सव, सब में नृत्य किया जाता है। खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में ऋतुओं का बदलना, फसलों की बुआई या कटाई, सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ऋतुओं का बदलना उनके पांवों को चंचल कर देता है, अर्थात वे नृत्य करने लगते हैं। वर्षा होती है तो उनके पांव थिरक उठते हैं। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं। कश्मीर से दार्जिलिंग तक समूचे हिमालय क्षेत्र में एक और शास्त्रों और युद्धों को नृत्य कला से शालीनता से प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक हाथ में हाथ मिलाए तरह तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती है। राजस्थानी महिलाएं अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढककर घूमर करती है। गुजरात में डंडियों के सहारे स्त्रियां गरबा नृत्य करती है। पुरुष भी डांडिया रास करते हैं, जो गरबा का ही एक और ऊर्जा भरा रूप है। महाराष्ट्र के
मछली पालन से जुड़े समुदाय हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर एक पिरामिड सा बना लेते हैं। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बालाकल नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ साथ हाथ में तलवारें होती हैं। केरल के कुरुवांजी नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य समूह के साथ होता है। यह फसल की कटाई के बाद खलिहान में किया जाता है। अलग अलग राज्यों के ये नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता भी है। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं। सभी का संबंध प्रकृति और जीवन से है। सभी में स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी है। यह किसी एक धर्म में नहीं, बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति, लय महत्वपूर्ण है। भारतीय नर्तकों को आंख, भौहों या फिर नासिका के माध्यम से ही खुशी, दुख, क्रोध, विभत्स आदि भावों को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल है। इन्हीं भाव भंगिमाओं के जरिए महाभारत और रामायण जैसी कथाओं तक को कह देने की परंपरा नृत्य कला में मिलती है। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं। इनके माध्यम से मनुष्य के भावों से लेकर जानवरों के भावों तक दिखाया जा सकता है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिशी, मणिपुर का मणिपुरी और कर्नाटक और तमिलनाडु का भरतनाट्यम मौजूद है। इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य और उनकी परंपराओं से है। चूंकि इस नृत्य को सीखने के लिए बहुत साधना की जरूरत थी, इसलिए ज़्यादातर व्यावसायिक ही सीखते हैं।
आज के मंचों या फिल्मों में जो संगीत या नृत्य मिलता है उनमें दोनों का मिला जुला रूप अधिक दिखाई पड़ता है। इनका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी अवश्य होगा। वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा संसार एक परिवार। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार, जिसमें हमने भारतीय कलाओं के बारे में पढ़ा। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।